गुड इवनिंग गाइज। आप सबका मैकेनिक्स के क्लास में स्वागत है, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं पीजीटी और लैब असिस्टेंट एग्जाम के लिए, और खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने प्रिपरेशन शुरू किया है जूनियर इंजीनियर के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए, या पीएसयूज एग्जाम के लिए, या गेट के लिए, या फिर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इंजीनियरिंग वाले लोग भी, खास करके मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच वाले लोग, और इवन कुछ लोग जो जेएसएससी जेई झारखंड का जो है, वो उस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। जनरल इंजीनियरिंग पोर्शन में भी ये है, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल वाले के लिए है, और ये पोर्शंस मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले के लिए है। वो जनरल इंजीनियरिंग में भी है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोर पेपर में भी है, पेपर 2 में भी। उसी तरह सिविल इंजीनियरिंग वाले के लिए जनरल इंजीनियरिंग पोर्शन में भी है और उसके कोर पेपर में भी है ये पार्ट। तो होपफुली इंजॉय करेंगे आप लोग। ये बहुत ही स्कोपिक सब्जेक्ट है, जिसको बेसिक्स है ये, तो इसको हम लोग लर्न कर सकते हैं। जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए बिना विलंब किए। यस, बाकी लोग जल्दी जल्दी आइए और स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कि ये बताइए, जैसे कि कुछ आपको हमने बता दिया था कि मैकेनिक्स में हम लोगों का क्या क्या होना है, राइट। तो अब आज का जो बेसिक कुछ मैकेनिक्स में या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कुछ जो टेक्निकल टर्म यूज होंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट ना। टेक्निकल टर्म जो यूज होंगे, तो सम टर्मिनोलॉजी ऐसे बोल सकते हैं, सम टर्मिनोलॉजी लॉजी टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन मैकेनिक्स। मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक ही बात है, ठीक है। ऐसा टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन मैकेनिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे ना। देखिए, इसमें जो हम लोग सबसे पहला टर्म यूज करने वाले हैं वो है पार्टिकल। क्या होता है पार्टिकल? पार्टिकल ना, कण कण किसको बोलेंगे आप? पार्टिकल। तो एक एक वर्ड में हम छोटे छोटे में डिफाइन करते चलेंगे, और ये छोटी छोटी बातों को आपको चीजें समझते चलना है, राइट। यस, कुछ लोग और हैं अभी बाकी। कृष्णा बाकी है, एंजल बाकी है, ये लोग एकदम लेट से क्लास ज्वाइन करते हैं। चलिए, पार्टिकल क्या होता है बताइए। पार्टिकल किसको कहेंगे? कोई भी चीज को पार्टिकल कब कहेंगे? पार्टिकल क्या होता है? व्हाट इज पार्टिकल? जल्दी जल्दी डिफाइन कीजिए। यस करिश्मा, गुड इवनिंग, जल्दी स्टार्ट कीजिए, बोलिए पार्टिकल क्या है। कोई बताएगा? कोई नहीं बताएगा लगता है। ओके, कोई भी बॉडी, अ बॉडी, कोई बॉडी ऑफ इनफाइनाइटली स्मॉल वॉल्यूम, of infinitely small volume whose mass can be neglected, whose mass can be neglected, जिसके आप द्रव्यमान को क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इज कॉल्ड अ पार्टिकल, वो कहलाएगा इज कॉल्ड अ पार्टिकल। समझे क्या? ऐसा a body of infinitely small volume whose mass can be neglected
yes, a body of infinitely small volume whose mass can be neglected is called a particle. ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। इसको और दूसरे शब्द में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बताइए। वैसा चीज जिसका प्रैक्टिकली कोई लीनियर डायमेंशन नहीं हो, राइट। वैसा चीज जिसका प्रैक्टिकली कोई लीनियर डायमेंशन नहीं हो, लेकिन उसका अपना एक पोजीशन हो, अपना एक पोजीशन हो, ठीक है ना, हैविंग ओनली अ पोजीशन, उसको हम लोग बोल सकते हैं पार्टिकल। समझ में आया बात ना, ऐसा। ओके, अब दूसरा टर्म आता है बॉडी। क्या होता है ना, अब ये बताओ, ये बॉडी क्या है? व्हाट इज दिस बॉडी देन? बॉडी क्या होता है, बताइए। बॉडी क्या है? बॉडी होता है ढेर सारे पार्टिकल को एक साथ असेंबल कर दीजिए, ठीक है ना, एक साथ ग्रुप कर दीजिए, तब जो चीज बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बॉडी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, द असेंबलेज ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज बॉडी। द assemblage of number of particles, the assemblage of number of particles is known as a body। उसको हम लोग बोल सकते हैं बॉडी। तो हमारी बात ना, ऐसा ढेर सारे पार्टिकल को मिलाने से, एक साथ मिलाने से जो चीज बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये बताइए। तो बॉडी बोलेंगे। ओके, राइट। बोर्ड पे जो लिख रहे हैं वो क्लियरली विजिबल है ना। नेक्स्ट तीसरा टर्म यहां अब होता है रिजिड बॉडी। क्या होता है? रिजिड बॉडी। कोई भी बॉडी को रिजिड बॉडी कब कहेंगे आप, राइट ना? बोलिए जल्दी से, बोलिए। कोई भी बॉडी छोटे छोटे पार्टिकल के मिलने से बना होता है, राइट। ऐसा आपने यहां बोला है, बॉडी में कोई भी बॉडी छोटे छोटे पार्टिकल के मिलने से बना होता है। उन छोटे छोटे पार्टिकल को बोलते हैं उसका कंस्टिट्यूएंट, है ना। ओके, तो देखिए, कोई भी बॉडी जिन छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के मिलने से बना होता है, अगर उन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के पोजीशन में कोई बदलाव ना हो, अगर आप उस पर कोई बाहर से फोर्स लगाएं तो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के पोजीशन में कोई बदलाव ना हो, तो ऐसा बॉडी को हम लोग ट्रीट करेंगे रिजिड बॉडी के रूप में, ठीक है ना। तो ऐसा बॉडी को हम लोग क्या ट्रीट करेंगे? रिजिड बॉडी के रूप में। लेकिन याद रहे, इस दुनिया में कोई ऐसा बॉडी नहीं है जो परफेक्टली रिजिड हो। लेकिन एज कंपेयर टू एक एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो कुछ बॉडी में पार्टिकल का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का एक्सटर्नल फोर्स लगाने से ज्यादा पोजीशन चेंज करता है, तो वो डिफॉर्मेबल बॉडी कहलाता है। में जिसमें बिल्कुल ना के बराबर करे तो कंपैरेटिवली उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? रिजिड बॉडी, ठीक है ना, ऐसा। तो क्या बोलेंगे? जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का पोजीशन विल नॉट चेंज बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। क्लियर है? डिफिनेशन ध्यान रखेंगे, लिखाओ या बोल के समझ में आ गया? आगे बढ़े, जल्दी बोलिए। इसका डिफिनेशन लिखाने की जरूरत है या आगे बढ़े? रिजिड बॉडी का जल्दी बोलिए। बोलिए, लिखाना है या फिर समझ गए आप तो ऐसे ही बिना लिखाए भी आगे बढ़ सकते हैं। लिखा दीजिए सर, तो लिखिए तब। रिजिड बॉडी इज वन a rigid body is one in which
the position of the constituent particles do not change under the application of external forces, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल लेके आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। लिखा दिए, चलिए आगे देखिए, आप समझने की कोशिश करिए। अब कुछ पूछना नहीं है, सिर्फ लिखाते ही चले। देखो जब मान लो ये कोई एक बॉडी है, ठीक है, इसमें हम कोई दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बारे में सोचते हैं। ढेर सारा पार्टिकल है, मान लो ये एक पार्टिकल है, पार्टिकल नंबर 1 उसका नाम देते हैं। ये कोई पार्टिकल है, मान लो पार्टिकल नंबर 2, इसका नाम देते हैं, ठीक है। ये है, इस पे अभी कोई फोर्स नहीं लगा है, तो पार्टिकल ऐसे इस तरह से पोजीशन है। अब जिस तरह से इसका पोजीशन है, ठीक, अगर मान लो कि हम लोग क्या करें, अभी अगर ये पार्टिकल का पोजीशन जैसे 1 का जहां था वहीं रहे और 2 का जहां था वहीं रहे, जबकि आप इस पे क्या किए हैं, फोर्स लगा दिए। मान लीजिए इधर से F1 फोर्स लगा दिए हैं, इस तरफ से बॉडी पे F2 फोर्स लगा दिए हैं, और इस तरह से बॉडी पे F3 फोर्स लगा दिए हैं। बॉडी का शेप लगभग सेम दिखना चाहिए, तो नहीं बात ना, लगभग क्या दिखना चाहिए, सेम, कोई बदलाव ना हो। तो तब हम लोग क्या बोल देंगे कि ये बॉडी कैसा बॉडी है अपना, रिजिड बॉडी, समझे क्या, ऐसा। तो इस तरह के बॉडी को हम लोग क्या बोल देंगे, रिजिड बॉडी है, सेम, ठीक है ना। तो अगर पार्टिकल के पोजीशन में कोई बदलाव ना हो तो इस तरह के बॉडी को हम लोग बोल देंगे तब रिजिड बॉडी, जहां कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का पोजीशन था वही है। तो ये बिफोर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पोजीशन एज इट इज है। ओके, नेक्स्ट इसी में अगर हम लोग बात करें डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होता है, नेक्स्ट क्या हम लोग बात करेंगे, डिफॉर्मेबल बॉडी। यही पे हम लोग चेंज करते हैं कि अगर पोजीशन चेंज हो जाए तब आप क्या बोल देंगे, डिफॉर्मेबल बॉडी, हाँ या ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम यहाँ लिख रहे हैं, देखिए शायद आप कॉपी कर लिए होंगे, यहाँ हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और नेक्स्ट लिखते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी। डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होता है, तो यहाँ क्या बोलेंगे, अ डिफॉर्मेबल बॉडी इज वन, a deformable body is one in which the position of constituent particles change under the application of external force, change करेगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे डिफॉर्मेबल बॉडी। एग्जांपल ये देखिए, अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का पोजीशन बदल जाए एक्सटर्नल फोर्स को लगाने से, तो ऐसे बॉडी को आप क्या बोल देते हैं, बताओ जल्दी से कुछ, ठीक है। ऐसा हो गया, ऐसा मान लीजिए बॉडी का शेप हो गया ऐसा, ठीक है, बदल गया, तो डिफॉर्मेबल बॉडी है, तब तो ऐसा हुआ, पार्टिकल का पोजीशन ही बदल गया। तो ऐसे हम लोग बॉडी को क्या बोल देंगे, जल्दी बताओ, डिफॉर्मेबल बॉडी। F1 F2 F3 फिर सारा फोर्स इस तरह से अप्लाई किया। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, राइट ना। बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स,
आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पार्टिकल का पोजीशन देखो दोनों के स्थिति में बदलाव है, इसलिए बोलेंगे डिफॉर्मेबल बॉडी, राइट। ऐसा नेक्स्ट अब है टर्म कॉपी द नेक्स्ट है अपना मास। इंपॉर्टेंट क्वांटिटी क्या है? मास। स्मॉल m से जनरली डिनोट करते हैं। बोलिए व्हाट इज मास? मास क्या है जल्दी बताओ, डिफाइन करो। एनीवन डिफाइन द मास? एनीवन डिफाइन मास? व्हाट इज दिस मास? The total amount of matter। अमाउंट को आप यहाँ क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। The total amount या quantity of matter present in a body is called its mass। कहलाता है उसका मास, राइट गाइस। द टोटल अमाउंट ऑफ मैटर या क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास। वो कहलाएगा बॉडी का द्रव्यमान। जनरली इसको जो है हम लोग केजी में मेजर करते हैं। किसी में मेजर करते हैं? केजी में। एसआई सिस्टम में केजी में मेजर करते हैं, इन एसआई यूनिट, ध्यान रखिएगा, राइट। ओके नेक्स्ट अपना है वेट। क्या होता है वेट? मास का हिंदी मीनिंग होता है, एक बार ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान, राइट गाइस। और वेट का हिंदी मीनिंग होता है वजन या भार। वजन या भार। ये भी कंफ्यूजन, कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं। हालांकि आप लोग तेज हैं, देयर विल बी नो कंफ्यूजन एट ऑल, बट ये तो कर्टसी है कि हमें बात करनी ही पड़ेगी। बट ये वेट क्या है जल्दी बताइए, बोलिए ना। वेट क्या है? देखिए कोई भी बॉडी है ना, कोई भी बॉडी का जिसका हम लोग वेट के बारे में बात करने वाले हैं, तो देखिए कोई भी बॉडी जो है वो अर्थ के सेंटर के तरफ अट्रैक्ट होता है, हाँ या ना? एनी बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। कोई भी बॉडी इस धरती पर वो पृथ्वी के केंद्र की ओर, यस मनी, राइट, एक फोर्स के थ्रू अट्रैक्टेड होता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ना, राइट ना? ऐसा। तो अब क्या होता है यहां देखिए, वेट इज अ फोर्स ना, वेट इज अ फोर्स बाय व्हिच एनी बॉडी गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, पृथ्वी केंद्र की ओर ना, यस, अंडर द ग्रेविटी। तो ये क्या बोलेंगे हम लोग? इट इज अ फोर्स, it is a force by which any body get attracted towards the center of earth, center of earth, राइट। तो वेट इज अ फोर्स, ये ध्यान रखिएगा, वेट क्या है? फोर्स है ना। ओके तो वेट इक्वल टू होता क्या है एक्चुअली में? वेट
इक्वल टू नथिंग बट मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब मास को अगर m से डिनोट करें, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को g से m इंटू जी, मतलब mg, और इसका यूनिट होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं न्यूटन, है ना। तो वेट का यूनिट kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन, और क्या आया अपना वेट को अगर डिनोट करें आप W से, तो W इक्वल टू mg और यूनिट विल बी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वार और न्यूटन। ठीक है, ऐसा। और क्या बोले हैं डिफिनेशन में, इट इज अ फोर्स बाय व्हिच एनी बॉडी गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, राइट ना। ओके, थोड़ी देर में हम लोग आएंगे, ये फोर्स है ना कि ये मास है, समझे ना। मास और वेट में बड़ी फर्क है, ठीक है, करेक्ट। अब यहाँ पे थोड़ी सी और बात करेंगे, ये जो मास है ना, यहाँ देखिए मास को थोड़ा हम बात कर लें। मास को मेजर करते हैं आप किस चीज के थ्रू, मास इज मेजर थ्रू, बोलो, मास को किस चीज के थ्रू मेजर करते हैं आप। मास इज मेजर्ड बाय, इट इज मेजर्ड बाय बीम बैलेंस, तराजू से, बीम बैलेंस तराजू से, राइट ना, तराजू से। लेकिन वेट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस, वेट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। समझे क्या, ऐसा, ये ध्यान में रखना है। वेट को मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस यूज करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस को मेजर करने के लिए आप देखें स्प्रिंग बैलेंस इस तरह से रहता है, उससे आप यूज करते हैं। और मास को मेजर करने के लिए बीम बैलेंस तराजू यूज करते हैं आप, राइट। तराजू समझ रहे हैं ना, तराजू, यस, ओके, ऐसा। ओके, ये था अपना, और भी बातें इसके बारे में करेंगे हम थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद। अभी थोड़ा सा अब हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो करने वाले हैं वो समझिए। एक चीज यहाँ आया तो थोड़ा सा बात कर लें, जैसे कि ये मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखे है ना, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का मान होता है 9.81, राइट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, राइट ना। जी का मान, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना क्लियर होगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वांटिटी है अपना, क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। मिटाऊं इसको, ये छोटी छोटी बातें हैं, इन सारे चीजों को समझना इसलिए भी जरूरी है अभी के लेवल में, ताकि हमें आगे चीजें समझ में आए। नेक्स्ट है स्केलर। स्केलर, अच्छा, उससे पहले बात करने वाले हैं, थोड़ा सा जल्दी से बताना, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, भौतिक राशि क्या होता है, जल्दी बताओ। जो सही डिफिनेशन बोलेगा विल गेट 1 पॉइंट। भौतिक राशि क्या है, सही डिफिनेशन, जो डिफिनेशन कहीं गलत ना हो। इफ यू विल टेल द सही डिफिनेशन, कहीं भी बोले इस वर्ल्ड में वो डिफिनेशन सही हो, जिसमें कुछ मिसिंग ना हो, यू विल गेट 1 पॉइंट। बोलिए, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। मनी, करिश्मा, राहुल, कृष्णा, एंजल आज ज्वाइन नहीं किया अभी तक। बोलिए फिजिकल क्वांटिटी।
क्या होता है? भौतिक राशि, कोई नहीं बोल रहा है, पूरी साइलेंट। डिफाइन करो गाइस, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? नो वन? तो टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। जल्दी बोलो। हम लोग बात छोटी छोटी कर रहे हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जल्दी करो। फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय यूनिट। ओके, और या बस ये बोल देंगे तो सही हो जाएगा? सही तरीके से डिफाइन कीजिए, क्योंकि आगे चल के यू विल बी अ टीचर, राइट ना? आप एक अच्छे टीचर बनने के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना? हम फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंस, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी हो सकता है। ओके, और और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? कोई कुछ और बोलेंगे या मैं बोलूं? सिंपल सी बात है। चलिए, वेल ट्राई मनी। नाउ मैं बोलता हूं, सुनिए आप। आपके इर्द गिर्द इस दुनिया का कोई भी चीज जिसपे 3 बात एक साथ लागू हो। आपके इर्द गिर्द इस दुनिया का कोई भी चीज जिसपे एक साथ 3 बात लागू हो। ओके, सब सब लोगों ने कुछ न कुछ बोला। फिर से मैं बोलता हूं, इस दुनिया का कोई भी चीज जो आपके सराउंड में हो, इर्द गिर्द में हो, उस पे एक साथ 3 बात लागू होना चाहिए। 3 बात। पहला बात, वो चीज को मेजर किया जा सके। क्या किया जा सके? मेजर किया जा सके, मापा जा सके। दूसरी बात, उसको नंबर के रूप में एक्सप्रेस किया जा सके। ठीक है, नंबर के रूप में, संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके, नंबर के रूप में एक्सप्रेस किया जा सके। तीसरा, वो फिजिक्स के नियम को फॉलो करे। इसका मतलब ये हुआ कि उसका कुछ यूनिट हो। उसका क्या हो? यूनिट हो। समझ में आई बात ना? ऐसा। तो उस चीज को हम लोग क्या बोल देंगे? फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आई बात? ऐसा। देखो, इंग्लिश में अगर बोले, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड can be expressed in terms of number, and that thing is having some proper unit is called physical quantity. 3 बात समझ में आया बात ना? एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर, एंड हैविंग सम प्रॉपर यूनिट। ये 3 बात अगर लागू होता है तो उस चीज को आप लोग क्या बोल सकते हैं? फिजिकल। अदरवाइज वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहलाएगा। ये बातें दुनिया के तमाम चीजों पर वैलिड है। जैसे देखो, हम लोग अगर बात करें कि ये देखो, ये मार्कर है ना, इसका अगर हम लोग मेजर करना चाहते हैं लेंथ, राइट, तो एक कोई चीज, पर्टिकुलर चीज से इसको हम लोग कंपैरिजन करेंगे, यानी कि मापेंगे। अपने पास अगर स्केल वगैरह है तो उससे कंपैरिजन करेंगे। मान लो उसको, यहाँ स्केल को लाओगे ये स्टार्टिंग पॉइंट पे और इधर की ओर, यहाँ पे आप देखोगे, मान लो सपोज 15 सेंटीमीटर आ रहा है, सपोज ये 15 नंबर है ना, एंड देन उसका यूनिट आप उस किस स्केल पे आप मेजर कर रहे हो, सेंटीमीटर स्केल पे अगर मेजर कर रहे हो तो सेंटीमीटर उसका यूनिट हो गया। सबसे पहले मेजरेबल होना चाहिए ये, राइट। स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, आपके पास जो स्केल है उसका 15 सेंटीमीटर सपोज आया, तो 15 नंबर है, देन सेंटीमीटर। ये 3 बात हमेशा लागू होना चाहिए। इसी तरह से आप अगर किसी चीज का मास मेजर करना चाहते हैं, तो मान लीजिए कि आप आलू मेजर करना चाहते हैं, प्लास्टिक में आप आलू को फिल करते हैं, भरते हैं, और दूसरी तरफ एक आप रखते हैं ना स्टैंडर्ड 1 केजी वाला या हाफ केजी वाला, सपोज मानिए 1 केजी मेजर करना, तो 1 केजी वाला आप रखते हैं, राइट, और इस तरफ आप बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, हाँ या ना?
तो आप वो जो 1 केजी बोलते हो जब वो बराबर हो जाता है, तो आप जब बोलते हो, या फिर आप भी तो डिजिटल वाला आ गया ना तराजू, दैट्स बेटर ना। अगर आपको 1 केजी आलू मेजर करना है तो आप क्या करते हैं, प्लास्टिक में फिल करके आप रख देते हैं उस पे, बिम बैलेंस पे, और वो उसमें रीडिंग बढ़ना शुरू होता है। तो वो कंपैरिजन यानी कि कर रहा, और फाइनली अगर मान लीजिए सपोज वो आया 1000 ग्राम यानी कि 1 केजी, तो आप बोल देते हैं कि यस 1 केजी हो गया। ऐसा तो मीनिंग समझ में, ये 3 बात हमेशा लागू होना चाहिए। 3 में से एक भी बात अगर फेल होगा तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहलाएगा। ये मेरा बोलने का मतलब है। तो ये डिफिनेशन आप कहीं भी बोल सकते हैं, ये कहीं भी। अब जो जिस पे ऐसा बात लागू नहीं होता है, सिर्फ अभी हम तुमको कोई जोक्स सुनाए, जोक्स, और तुम खिलखिला के हंस पड़े, ठीक है ना, तो तुमको हम पूछेंगे कि ये जो तुम्हारी खुशी है, इसको आप मेजर कर सकते हो? कर सकते हो क्या? इसको आप नंबर के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हो? इसका कुछ यूनिट होगा कि कितनी खुशी है? राइट, नहीं कर सकते। किसी ने आपको, ठीक है, पीटा, समझिए, ठीक है, तो आपको दर्द हो रही है, राइट, तो उस दर्द को आप एक्सप्रेस कर पाएंगे, मेजर कर पाएंगे? नहीं, वो सब फीलिंग है, हाँ या ना? ऐसा, तो इसलिए हैप्पीनेस, फीलिंग्स, ये सब चीजें नहीं होती है ना, पेन, ये सब चीजें नहीं होता है फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर वगैरह वगैरह, ये सब चीज जिसको आप मेजर कर सकते हैं, ये सब चीज फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। क्लियर है या कोई डाउट है? जल्दी बोलो। क्लियर हो या? जरूरत नहीं है इसमें, एकदम सिंपल सी बात है, जिसपे 3 बात लागू हो, मेजरेबल हो, नंबर के रूप में एक्सप्रेसेबल हो, और कुछ यूनिट हो जिसके लॉ के हिसाब से। तीनों बात एक साथ लागू हो तो फिजिकल क्वांटिटी होगा, नहीं हो लागू तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। कोई दिक्कत? अब कभी भी बोल सकते हैं ना आप। जल्दी रिप्लाई करो सारे जन, रिप्लाई कीजिए। क्लियर हुआ सबको फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनेशन? जल्दी। ओके, अब देखो, ये ये बेसिक बातें हैं जी, ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं। ये आप 11th क्लास स्टार्ट ही यहीं से होता है, राइट? ओके, ये जो फिजिकल क्वांटिटी होता है ना, मेनली ये 3 तरह का होता है। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप्स। ये ध्यान रखिएगा, ये कितने तरह का होता है फिजिकल क्वांटिटी? 3 टाइप्स का। एक को बोलते हैं FPQ, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यानी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा को बोलते हैं DPQ, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तीसरा को कहते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, SPQ। तो ऐसा करते हैं, पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, देन सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, देन लिखते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, दैट विल बी बेटर। देखो, फंडामेंटल मतलब मूलभूत तो भौतिक राशि जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। समझ में आई बात क्या है? नहीं, ठीक है, जो ना ही किसी दूसरे यूनिट में तोड़ा जा सकता है मतलब क्वांटिटी में, और ना ही दूसरे किसी से इसको पाया जा सकता है, ये खुद से ही हो सकता है, राइट? ऐसा, तो इसी को आप बेसिक फिजिकल क्वांटिटी भी बोलते हैं। ये टोटल कितने हैं? 7। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने हैं? 7। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, संपूरक भौतिक राशि, ये 2 होते हैं, एंगल और सॉलिड एंगल। ये 7 कौन कौन है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 कौन कौन है? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया बात? इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टोटल हो गया 7। और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में एंगल एंड सॉलिड एंगल। समझ में आई बात ना? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो करस्पॉन्डिंग यूनिट होता है उसको फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का जो करस्पॉन्डिंग यूनिट होता है उसको सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं। तो इसमें एंगल और सॉलिड एंगल होता है। एंगल का यूनिट रेडियन और सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन होता है, राइट ना? ये छोटी छोटी बातें हैं। हाँ, करेक्ट। ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ज्योति तीव्रता हिंदी में बोलते हैं उसको, ठीक है ना? और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो टोटल 7 है, ये 2 है टोटल। अब देखो,
ये जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ये कैसा फिजिकल क्वांटिटी होता है? इन फंडामेंटल क्वांटिटी में एक से अधिक को, मतलब दो या दो से अधिक को यूज करके जो नया फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पाते हैं, उन सारे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये अनलिमिटेड है। ये क्या है? अनलिमिटेड है, क्योंकि इन सबको यूज करके ही इसको पाया जा सकता है। समझ में आई बात ना? बेसिकली ये 7 फिजिकल क्वांटिटी को यूज करके, 7 में से किसी 2 को कभी एक साथ, कभी 3 को, कभी 4 को, इस तरह से यूज करके आप जो भी फिजिकल क्वांटिटी पाएंगे उसको आप डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। इसकी आबादी अथाह है, जितना बनाते चलिए। समझ में आई बात ना? तो नया नया फिजिकल क्वांटिटी बनता चला जाएगा, राइट ना? ऐसा। ओके, ये सब। अब ये जो आप इसमें 7 फिजिकल क्वांटिटी जो बोले, और इसमें से ढेर सारा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है, इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज को मेनली 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। मेनली कितने कैटेगरीज में बांटा जाता है? 3 कैटेगरी में। और वो उस 3 कैटेगरी को किस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं, जस्ट देखिए। 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, और उस 3 कैटेगरी में जो बांटते हैं सारे फिजिकल क्वांटिटी को, उसमें पहला है अपना, मान लो डिफाइन करें, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब अदिश क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि, ठीक है। दूसरा है अपना वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स सदिश राशि, ठीक है। इससे भी एक क्वेश्चन बेसिक से आ सकता है। तीसरा को बोलते हैं हम लोग टेंसर। क्या बोलते हैं? टेंसर। समझ में बात ना? तीसरा को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंसर। तो 3 कैटेगरीज में बांटा जाए, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उसको 3 कैटेगरी में, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर, राइट। अब ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? तो ये वैसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसको पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए मैग्नीट्यूड काफी है। Those physical quantity now which requires only magnitude for its proper specification are called scalar physical quantity। वैसे सभी फिजिकल क्वांटिटी जिसको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड काफी है, उसका परिमाण काफी है, वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, यानी कि अदिश राशि। समझ में आई बात ना? यस, करेक्ट। और दिस यहां लगा हुआ है ना, और माने नहीं, दिस मतलब दिशा, मतलब जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा कोई कंपलसरी फैक्ट चीजें नहीं है। समझ में आई बात ना? ये मतलब बिना दिशा के भी एक्सप्रेसेबल हो, तो उसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। इनके एग्जांपल हैं मास, टाइम, डिस्टेंस, डेंसिटी। समझ में आ रही बात? ऐसा। स्पीड, चाल, एक्सेट्रा। लेकिन यहां कुछ और चीज हम ऐड करेंगे थोड़ी देर में, अभी फिलहाल इतना। अब समझो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वैसे फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड एज वेल एज वेक्टर, मतलब ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए आप बोल रहे हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का जरूरत पड़ता है। क्या ये बात बोलना सफिशियंट है? जो इसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा वो हमेशा वेक्टर होगा। इज इट नेसेसरी या इज इट सफिशियंट टू से कि a quantity having magnitude as well as direction will be vector? बताइए। मनी में वैसे सारे फिजिकल क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, क्या वो वेक्टर होगा? क्या ये कहना काफी है
या कुछ और भी बोलना होगा? तो सही डिफिनेशन बोलिए ना। तो सही डिफिनेशन क्या होगा वेक्टर को रिकॉग्नाइज करने के लिए, वेक्टर को पहचानने के लिए, वेक्टर को बताने के लिए सही डिफिनेशन क्या होगा? जल्दी, डोंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, हम लोग जानते सब हैं, बताने की बारी आती है तो पहले गलत ही बताते हैं। पूरी बात बोलना है। जब कभी भी आपको पूछा जाए किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन, तो जो भी उसके बारे में ट्रू इंफॉर्मेशन है पूरा का पूरा आपको बोलना है। ओके, अच्छा तो मनी के डिफिनेशन को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, इलोबरेट करते हैं। मनी क्या बोलते हैं? दो फिजिकल क्वांटिटी which requires magnitude as well as direction. Along with this, that quantity must follow vector rule of algebra. वेक्टर का अपना कुछ अलजेब्रा होता है, वो भी फॉलो करना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल में मनी बोला है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सो ऑन। वो सब चीजों को भी फॉलो करना चाहिए, तभी जाकर के वो क्वांटिटी क्या कहलाएगा? वेक्टर कहलाएगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने से वो वेक्टर हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। राइट, ऐसा। तो अब यानी कि इसमें ध्यान रहे, फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, और वो पक्का से वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए। तब वैसे सारे फिजिकल क्वांटिटी को आप क्या बोलेंगे? वेक्टर। और एग्जांपल है इसका, जैसे डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, आप डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, आप और बोलिए, आप वेलोसिटी बोल सकते हैं, आप एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, आप फोर्स बोल सकते हैं, आप वेट बोल सकते हैं ना। वेट इज अ फोर्स एंड दैट्स व्हाई, राइट। ऐसा आप इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, समझ में आ रही बात ना? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ऐसा ये सब चीज क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये सब चीजें एक्सेट्रा कहलाएगा अपना वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, राइट। ऐसा, हाँ, राइट आंसर। अब एक बात बताओ, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताओ, कम से कम दो ऐसे, दो फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताओ जिसको मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन वो वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए वो वेक्टर नहीं है, वो स्केलर है। ऐसे दो फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल बताओ जिसको मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है, इसलिए वो क्वांटिटी स्केलर है। जल्दी से बताओ एग्जांपल। यस, और हम तो दो बोले हैं। यस, मनी, करिश्मा, राहुल। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल इज गुड, और एक एग्जाम्पल दीजिए। अभी हम आउट नहीं कर रहे हैं, फ्लैश नहीं कर रहे हैं आप क्या बोले, हम बोल देंगे क्या बोले हैं। दूसरा आउट, हम दो बोले हैं, बोल रहे हैं नहीं, मनी दूसरा वाला गलत है। दूसरा बोलिए। मनी, टेम्परेचर के पास डायरेक्शन होता है। इस रूम में आप मान लो कि रूम में आप गैस चूल्हा पे कोई चीज चढ़ाएंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हीट का फ्लो होता है। वो तो, ये क्या लिखे हैं राहुल? लिखते हैं एक्सेलरेशन। नहीं, बोलिए दूसरा एग्जांपल बोलिए, तब हम समझेंगे। एक एग्जांपल सबका सही है, जिन लोगों ने भी एग्जांपल दिया है
that is current, electric current is the example, a quantity which is having magnitude as well as direction, but that quantity does not follow vector rule of algebra, that's why they are treated as scalar ना। तो वो है इलेक्ट्रिक करंट, और दूसरा आप लोगों ने गलत गलत बोला है। देखो यहाँ एक्सीलरेशन हम किसमें एग्जांपल दिए हैं, क्यों बोल रहे हो, एक्सीलरेशन तो वेक्टर है। ओके, लगता है आप लोग नहीं बोल पाएंगे, माइंड में नहीं आ रहा तो मैं बोलूं, बोलो जल्दी, दूसरा एग्जांपल मैं बोल दूं। ओके, दूसरा एग्जांपल इज वेरी सिंपल। दूसरा एग्जांपल, एक तो आप बोले करंट, वो मैं पहले लिख दूं, इलेक्ट्रिक करंट, और दूसरा एग्जांपल इज प्रेशर। दूसरा एग्जांपल इज प्रेशर। समझ में आया बात? ये तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है, लेकिन ये नॉट फॉलो वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा, वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये क्या है, स्केलर है, इसलिए ये स्केलर है। समझे क्या? ऐसा। अब ध्यान में रहेगा, इलेक्ट्रिक करंट और प्रेशर वो दो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसको मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है, जिसके वजह करके ये वेक्टर ना हो करके स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। कोई दिक्कत? सबको समझ में आया? कोई दिक्कत? कुछ लोग टेंशन में होंगे कि मुझे भी आ रहा था, मैं बता नहीं पाया, ऐसा है क्या? मैंने बहुत टाइम दिया आपको, सफिशिएंट टाइम दिया। नेक्स्ट जल्दी बोलो, क्लियर हुआ तो आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टेंसर के बारे में यहाँ बात करने वाले, थोड़ा सा बात करेंगे बस ऊपर ऊपर। ओके, अब देखो एक बात बता रहे हैं, टेंसर क्या होता है, जो ना ही स्केलर क्वांटिटी हो और ना ही वेक्टर क्वांटिटी, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, टेंसर, राइट ना। और एक्चुअली में ये जो होता है इसको हम लोग एक्चुअली में बोलते हैं, जैसे देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नाम सुने हैं ना, रोटेशनल फिजिक्स आप पढ़े होंगे। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो टेंसर क्वांटिटी है, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताने के लिए एक एक्सिस का जरूरत पड़ता है ना, अबाउट एन एक्सिस, राइट। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ना ही स्केलर है और ना ही वेक्टर है, और कैसा क्वांटिटी है, लाइक टेंसर फिजिकल क्वांटिटी है, और इस तरह से ढेर सारे क्वांटिटी होते हैं। तो ऐसा, तो जो ना ही स्केलर क्वांटिटी हो ना ही वेक्टर हो, तो वो कैसा क्वांटिटी होगा, टेंसर। और टेंसर अपने आप मैथ्स में बहुत बड़ा टॉपिक है, अच्छे से आप पढ़ के इसको एंजॉय कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो ये था यहाँ छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो याद रहे, स्केलर में इन सब के अलावा आप करंट और प्रेशर भी ऐड कर लेना, करंट, प्रेशर एक्सेट्रा, ये सब स्केलर ही है ना, ऐसा, ठीक है। ये छोटी छोटी बात। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और बात करेंगे, मिटाओ। तो अभी तक हम लोग बात किए फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, और उसमें हम लोग बात किए एक्चुअली में फिजिकल क्वांटिटी तीन तरह का होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी एंड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने हैं, ये एग्जाम में आता है जनरली। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 है, ओनली 7 है, और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी 2 है। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो है, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसको पाया जाता है 2 या 2 से अधिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को एक साथ यूज करके। समझ में आई बात क्या है? ऐसा। उसके बाद हम बोले
जो भी ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है ना, इसको हम लोग 3 कैटेगरी में मेनली बांट सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उसको व्यक्त करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ता है तो वो स्केलर कहलाएगा। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, साथ ही साथ अगर वो वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करे तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। और ना ही अगर इन दोनों बात के अलावा भी और भी कुछ चीजों का जरूरत पड़े तो वैसे चीज को हम लोग टेंसर बोलते हैं। समझ भाई बात ना? यानी कि जो स्केलर और वेक्टर के कैटेगरी में नहीं आता उसको टेंसर फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पे एक और बात, यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम में आपको सवाल आ जाता है डायमेंशन लिखने के लिए। एग्जाम में बोल देगा डायमेंशनल फार्मूला। थोड़ा सा ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम बात कर लेना चाहते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। 7 फिजिकल वर्ल्ड, मतलब 7 फिजिकल वर्ल्ड ऑफ मेजरमेंट में देखो यहाँ से 7 फिजिकल क्वांटिटी होते हैं ना। मास, मास मास के डायमेंशनल फार्मूला को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, बड़ी ब्रैकेट के अंदर m से डिनोट किया जाता है। लेंथ के डायमेंशनल फार्मूला को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर l से, बड़ी L से। आप इस पे पावर 1 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। m या m का पावर 1, यानी कि है अगर m पर जाए तो l या l का पावर 1 ये। इसी तरह से टाइम के डायमेंशनल फार्मूला को कैपिटल T विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट ऐसे लिखा जाता है, या T का पावर 1 ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये हो गया। और टेम्परेचर टीएमपी लिख रहे हैं हम, आप समझ जाइएगा। टेम्परेचर के लिए केल्विन होता है ना यूनिट, के बड़ी के यूज किया जाता है, के का पावर 1 ऐसा। उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट तो ऐसे लिख ही देते हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए इसका यूनिट क्या होता है जल्दी बताओ। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर होता है, तो एम्पियर यूज करते हैं, कैपिटल ए। समझ में आई बात ना? या ऐसे लिख सकते हैं आप। ये सब चीजों के लिए आप यूज कर सकते हैं। टेम्परेचर हो गया, और क्या बचा अपना? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बचा, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जिसको बोलते हैं, या ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो उसके लिए हम लोग एक्चुअली में सीडी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सीडी, कैंडेला, इसके लिए। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा का यूनिट होता है मोल, तो उसके लिए हम लोग मोल ही यूज करते हैं, MOL, मोल। समझे क्या? ऐसा ये जो है, ये इंडिविजुअल के लिए ये हम लोग डायमेंशनल फार्मूला के रूप में उसका यूज करते हैं, राइट ना? करेक्ट ऐसा। तो अब जैसे कोई भी चीज का अगर आपने को पूछेगा, सपोज मानिए कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो कैसे बताएंगे? तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम लेकर लेते हैं, आपको डेराइव करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा देते हैं। आप किसी का भी डेराइव कर सकते हैं, बशर्ते कि आप उसका फॉर्मूला जान रहे हैं, सूत्र जान रहे हैं। तो कैसे? जैसे देखो एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग यहाँ, वेट, WEIGHT, वेट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? व्हाट आर द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेट? ठीक है इसका। तो वेट इक्वल टू, आप क्या बोले थे? W, वेट इक्वल टू M इंटू G, है ना? M मतलब मास, है ना? मास, देखो यार, पहले इसका यूनिट हम लिखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करो। मास के लिए केजी, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मीनिंग समझो, केजी के लिए यहां पे लिखोगे डायमेंशनल फार्मूला में m मीटर, ये लेंथ के लिए है तो l, और देखो यहाँ सेकंड टाइम के लिए है तो t, और पावर क्या है उसको -2। यहाँ मीटर पे कुछ नहीं पावर है तो 1 लिख सकते हैं आप, केजी पे कोई पावर नहीं है तो 1 m पे लिख सकते हैं, ये हो गया। या सिंपली इसको लिख सकते हैं MLT-2। दिस विल बी द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ किसका? वेट का या फोर्स का। समझ में बात ना? ऐसा
इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं, किसी भी चीज का इस तरह से निकाल सकते हैं, राइट ना। ml t का पावर -2, वेरी गुड मनी। तो इस तरह से आपको जैसे जनरली एग्जाम में आपको किस किस चीज का डायमेंशनल फार्मूला पूछता है वो आप निकाल के रख लेना। एक तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, ये जनरली पूछता है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, ये सब पूछने वाला चीज है। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या सेल्फ इंडक्शन, समझ गए कि नहीं। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या सेल्फ इंडक्शन का क्या होगा डायमेंशनल फार्मूला, वो भी पूछते रहता है। तो ध्यान रखिए ये सब चीज का आप निकाल लीजिएगा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, ये सब चीज का आपको। और पूछेगा किसका, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल या सेल्फ इंडक्शन, दोनों का यूनिट सेम ही होता है, तो उसका डायमेंशनल फार्मूला आपको पूछ लेता है। उन सब चीज का डायमेंशनल फार्मूला जनरली पूछता है, तो उसको निकालने के लिए वो किस फार्मूले में आता है, उसके लिए क्या क्या होता है, वो आप लिख करके उसका सभी का पुट करके फाइनली सॉल्व करके आप डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं, राइट ना। ऐसा ये है छोटी छोटी बातें मगर मोटी बातें, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इसमें जो आगे बात करने वाले हैं वो देखो, ये था छोटी छोटी बेसिक्स बातें। हम ऐसा इसलिए आपको कर दे रहे हैं ये सब छोटी छोटी बातें कि इन सब बातों को भी आप फोकस कीजिए, और एग्जाम में किससे क्वेश्चन आ जाए ये आपको भी नहीं पता है, ठीक है ना। किन्हीं भी इन सब में से किन्हीं बातों से क्वेश्चन आ सकता है। इन सब बातों से अगर क्वेश्चन आए और अगर आप मिस्टेक से ना बना पाए, इसका मतलब आप नहीं चाहते हैं कि वो एग्जाम आपका हो, उसमें रिजल्ट में आपका नाम हो, क्योंकि ये छोटी छोटी बातों को आप ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप गलती ना करेंगे। जो लोग गलती ना करेंगे उन्हीं का रिजल्ट रहेगा एक्चुअली, ठीक है ना। बड़ी बड़ी बातों तो लगभग लोग बना ही देंगे, छोटी छोटी बातों में ज्यादा गलतियां होती है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, राइट। न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन साहब ने 3 लॉज दिया, कितने लॉज दिए, 3 लॉ। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है, या वो यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो अपने उस स्टेट को तब तक बनाए रखेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लग जाए, ठीक है ना। क्या बोला है ये, इट स्टेट्स दैट अ बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन will continue their state until and unless an external force act on it, जब तक कि इस पे कोई बाहरी बल न लग जाए। तो देखिए बोलने का मतलब ये हुआ, ये तो हो गया उसका डिफिनेशन, राइट ना। तो ये बताओ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमको जानकारी क्या मिला, क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुआ, बताओ जल्दी क्विकली। अगर कोई वस्तु स्टेट ऑफ रेस्ट रुकी हुई अवस्था में है, विरामावस्था में है, या एक समान गति से वो मूव कर रहा है, वो उस अवस्था को ही बनाए रखेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगे। अ बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन विल कंटिन्यू देयर स्टेट अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। तो इससे हमको जानकारी क्या मिला इस बात से, क्विकली एनीवन, इस बात से क्या इंफॉर्मेशन मिला, फास्ट बताओ, कोई नहीं बोलता है।
नहीं पता, ध्यान रखना है। वो स्टेटमेंट तो आपको समझ में आ गया ना। इस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन gives the definition of force, परिभाषा, definition of force, ये फोर्स को डिफाइन करता है। फोर्स का परिभाषा कहां से मिलता है हम लोगों को? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं इनर्शिया, यस ओके, या जड़त्व, यस, लॉ ऑफ इनर्शिया, ओके। एक्चुअली में यस ठीक है, दैट उसका मतलब है ना, जब तक कि कोई उस पर बाहरी बल ना लगे, तो वहां से इनर्शिया आता है, जड़त्व का नियम। और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक्चुअली में जब तक कि कोई बाहरी बल ना लगे, ये बल क्या है ये कौन बताता है हमको? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यानी कि बल का परिभाषा कहां से मिलता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक ना। उस जैसे आप बोले कि इनर्शिया जो होता है, इनर्शिया के ढेर सारे नियम होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, समझ में आई बात ना? 3, राइट। वो भी कारण है, इनर्शिया की वजह करके ही ना होता है। जैसे कि अगर आप किसी ऐसे समझिए, कोई बस में आप ट्रेवल कर रहे हैं, सीट पे बैठे हुए हैं, ड्राइवर साहब अगर ब्रेक लगाते हैं तो आप क्या होता है? आगे की ओर झुकते हैं, हाँ या ना? आगे, राइट ना, ब्रेक लगाते हैं। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि आप रेस्ट, आप पहले जो अवस्था है उस अवस्था को का विरोध हो रहा, ब्रेक लग के ना, इस वजह करके, राइट। क्योंकि आपको ऐसा होने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो देखिए मीनिंग समझिए, उसी तरह से इनर्शिया, समझ में आया बात? ऐसा, तो इन चीजों को हम लोगों को हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अब क्या होता है ये देखिए। सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है जल्दी बताओ क्विकली। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? आज ही बता देना। ये क्या बोलता है? अब समझिए, किसी बॉडी का मास अगर m हो और अगर वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो मास और उसके वेलोसिटी को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, तो जो चीज मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम, राइट। ऐसा, तो मान लो किसी बॉडी का मास, बॉडी एक ही है, उसका इनिशियली वेलोसिटी है, मान लो उसका इनिशियल वेलोसिटी है u, तो उसका इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा mu, m इंटू यू, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल, यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटम, जनरली लीनियर मोमेंटम को p1 से डिनोट करते हैं। अगर मान लो कि उसका फाइनल वेलोसिटी है v, अब उसी बॉडी का फाइनल वेलोसिटी हो जाता है v, तो उसका हो जाएगा v, m इंटू वी, यानी कि p2। यानी कि अगर यहाँ पे हम लोग चेंज इन मोमेंटम निकालें dp, यहाँ से क्या हो जाएगा? p2 माइनस p1 होगा, ये हो जाएगा m इंटू वी माइनस यू, ऐसा बोल देंगे आप, हाँ या ना? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अगर किसी वस्तु पे आप कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं ना, तो एक्सटर्नल फोर्स जो होता है उस बॉडी के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और ये चेंज, यस, और ये चेंज फोर्स, अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में ही होता है, राइट ना? ऐसा, यानी कि अगर अप्लाइड फोर्स अगर F है, तो ये हो गया अपना, अगर ये काम अगर dt टाइम में होता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा अपना dp बाई dt, ऐसा बोल सकते हैं आप। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, यानी कि आप बोल सकते हैं dp बाई dt, dp बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स F, हाँ या ना? ऐसा, तो यानी कि आप ऐसा बोल सकते हैं F, इसको उल्टा करके भी, F प्रोपोर्शनल टू m v माइनस यू
बाय टी, ऐसा आप बोल सकते हैं। और चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन, तो आप यहां से ऐसे भी बोल सकते हैं एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम इंटू ए, और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, एक कांस्टेंट यूज होगा के, यहां से बोल सकते हैं आप एफ इक्वल टू सम कांस्टेंट के इंटू एम ए, और एक्सपेरिमेंटली इसको सही करने के लिए के का वैल्यू 1 होता है इस कांस्टेंट का, ऐसा पाया गया है। तो इस कांस्टेंट के का मान क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है, कांस्टेंट के का मान क्या होता है अपना 1 होता है। यहां से यानी कि फोर्स एफ इक्वल टू एम इंटू ए, जिसको आप बोलते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक्चुअली में अपने को क्या इंफॉर्मेशन दिया, वो दिया एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, बल के लिए व्यंजक न्यूटन के किस गति नियम से मिलता है, यानी कि एक्सप्रेशन फॉर फोर्स किस नियम से मिलता है, तो न्यूटन सेकंड लॉ मोशन से। समझ में आया बात ना, ऐसा क्लियर है कि इसमें इस पॉइंट मतलब इस लॉ का समरी क्या हुआ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स। लिख लो एक लाइन जल्दी से, ये बात है, जल्दी लिखो। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक हम आगे बढ़ेंगे। आज का क्लास लगता है यही हम लोग को कंप्लीट कंक्लूड करना होगा। कल संडे है, एक बात बताओ, कल आप लोग का क्लास कितने बजे हम रख सकते हैं, जल्दी बताओ। कल संडे है, कल तो किसी का कोई ऑफिस वगैरह नहीं रहता है ना। कल कितने किस टाइम में आपका क्लास मॉर्निंग मतलब शाम के टाइम को छोड़ के बोलो, तो हम इनिशियली मॉर्निंग में जब क्लास ले रहे होंगे तो आप लोग का भी ले लेंगे, ऐसा करेंगे, कोशिश करेंगे। मतलब मॉर्निंग में कल ले सकते हैं संडे को क्लास? ओके। करिश्मा आपका एक और क्लास है, जो टाइमिंग आप लिखिए उससे पहले आपका अपना क्लास होगा। ठीक है, तो कल का क्लास हम मॉर्निंग में लेंगे आपका, वो 10 बजे तक में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ऐसा लेंगे हम। ठीक है, 10 साढ़े 10 बजे तक में आपका 10:30 तक में क्लास कंप्लीट हो जाएगा, ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम मैसेज कर देंगे। ठीक है, हाँ हम मैसेज कर देंगे। ठीक है, यस यस यस। 2 बजे सर नहीं, मणि प्रकाश क्या कल संडे को 2 बजे तक सोएगा? नहीं सोना चलेगा, मॉर्निंग में सवेरे जगना है और जल्दी ही रखेंगे। 2 बजे नहीं, ऑप्शन नहीं है अपने पास। तो हम लोग कल मॉर्निंग में मिलते हैं, आपका क्लास टाइमिंग मैसेज चला जाएगा आपको, ठीक है ना, अनाउंस करेंगे चला जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू, पूरा अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, ओके। कल सिर्फ होगा एक ही क्लास, हम शाम वाले क्लास को कल जो अभी जो शाम में लेते हैं ना, मंडे टू फ्राइडे हम इवनिंग में ही ले सकते हैं ये क्लास। ठीक है ना, डे टाइम में मुश्किल होता है, हमको और भी कामें रहती है ना, इस वजह करके। तो कल संडे है इसलिए ऐसा हम पूछ रहे थे राहुल, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।